Good day friends. In last lecture we studied Newton's first law and Newton's second law और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था. अब इस लेक्चर में हम न्यूटन थर्ड लॉ की ओर जाने वाले. ओके तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन. एज वी नो न्यूटन थर्ड लॉ डिपेंड्स ऑन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. ओके तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होता है? एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर अप्लाई किया हुआ फोर्स को हम एक्शन फोर्स कहते हैं उस बॉडी का, और दूसरे बॉडी ने पहले बॉडी पर अप्लाई किया हुआ जो फोर्स है उसे रिएक्शन फोर्स कहा जाता है. ये दोनों भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है. तभी भी ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट होते हैं. याद रखना ये बिट को, इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है. न्यूटन थर्ड लॉ के स्टेटमेंट की ओर जाते हैं. Every action there is equal, opposite and instantaneous reaction. So this is called the Newton's third law. Okay. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पर डिपेंडेंट कुछ बिट्स हमें देखना है. न्यूटन्स थर्ड लॉ के हम इसे एप्लीकेशन कह सकते हैं. ये पहला एप्लीकेशन है रॉकेट प्रपल्शन. ओके तो रॉकेट जब जाता है स्पेस में तो एट दैट टाइम आपने देखा होगा उसका जो मास होता है वो धीरे धीरे कम होता है. ओके और उस वजह से वो ऊपर जाता है. ठीक है तो अब इसके कुछ दो केसेस है जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल आते हैं. पहला केस है इफ रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. रॉकेट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका जो अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा होगा और उसका नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका वेट वो कम होगा. उसके वेट को हम mg कॉम्पोनेंट से डिनोट करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा वो हम इस वे से डिनोट कर सकते हैं. v रिलेटिव इज इक्वल टू इंटू dm/dt माइनस दिस इज द अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द फ्यूल ऑफ द रॉकेट व्हेन इग्निटेड. तो जब फ्यूल इसका इग्निट होता है नीचे के डायरेक्शन से तो एट द टाइम ऊपर के डायरेक्शन में वो इतना थ्रस्ट एक्सर्ट करता है और नीचे के डायरेक्शन में उसका वेट होता है जो mg रहेगा. इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन रहेगा वो नेट एक्सेलरेशन a को जनरेट करने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये रहेगा फॉर्मूला अगर रॉकेट एक्सेलरेट करता है तो. ठीक है अगर रॉकेट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो एट द टाइम उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा. तो यहाँ पर v रिलेटिव इंटू dm/dt इज इक्वल टू mg आ जाएगा. एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा. ओके तो ये दो केस है जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आते हैं रॉकेट प्रपल्शन में. ठीक है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फ्री बॉडी डायग्राम एंड नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है तो ये देखो आप फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है? पिक्टोरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. जैसे एक पर्सन है जो खड़ा है ज़मीन के ऊपर तो एट द टाइम उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है और एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस भी उसके ऊपर एक्सेप्ट करता है. इस कारण ये पर्सन स्टेशनरी रहता है, एक ही जगह पर खड़ा रहता है. ठीक है तो ये जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सेप्ट करता है सरफेस उसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा ये बिट को. ठीक है तो दिस इज कॉल्ड द FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्सन. ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव और अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट. तो अब एक मैन है जो लिफ्ट में खड़ा है तो उसके ऊपर अलग अलग केसेस में कैसे कैसे वो अपना वेट फील करने वाला है उससे रिलेटेड हमें अब कैलकुलेशन देखना है. तो टोटल 7 कंडीशंस है. ओके तो एक एक करके अच्छे से देखिएगा और सभी केसेस को समझ लो. पहला केस है इफ़ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली देन a इज इक्वल टू 0 एंड देन n इज इक्वल टू mg. ठीक है अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो एट द टाइम लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा. ओके और एट द टाइम नॉर्मल रिएक्शन n और mg एक दूसरे को बैलेंस करने वाले तो n इज इक्वल टू mg आ जाएगा. n मीन्स अपेरेंट वेट होता है बॉडी का इन द लिफ्ट. ओके और mg मतलब एक्चुअल वेट है. तो यहाँ पर अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? इफ़ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड देन अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो एट द टाइम n का वैल्यू बड़ा रहेगा, mg का छोटा रहेगा. सो n माइनस mg इज इक्वल टू ma. तो ये आएगा इक्वेशन n माइनस mg इज इक्वल टू ma. तो ये माइनस mg उधर जाके प्लस होगा, m को कॉमन आउट करेंगे तो m इन ब्रैकेट g प्लस a होगा. ओरिजिनल वेट इस बॉडी का mg होता है लेकिन बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है इस कारण उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो कुछ इतना आने वाला है. n इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट g प्लस a. ओके तो डेफिनेटली एक्चुअल वेट से इस बॉडी का जो वेट है जो बॉडी फील करने वाला है वो ज़्यादा होगा. इस कारण अपेरेंट वेट यहाँ पर ज़्यादा रहेगा और एक्चुअल वेट कम रहेगा. ओके सो दिस इज द सेकंड केस. तो देखते हैं हम अब थर्ड केस. तो इस केस में क्या हो रहा है? इफ द लिफ्ट इज रिटर्निंग अपवर्ड देन
तो लिफ्ट अब अपवर्ड ही जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन कर रहा है, इस वजह से उस एक्सेलरेशन को हम -a से डिनोट कर रहे हैं। लिफ्ट ऊपर जा रहा है मतलब n का वैल्यू बड़ा रहेगा, mg का छोटा रहेगा, सो n माइनस एम जी इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू -a। ओके, तो n इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें mg माइनस ma। ओके, तो ये रहेगा रिजल्टेंट वेट एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ठीक है, और वो होगा अपरेंट वेट। सो W अपरेंट इज लेस दैन W एक्चुअल होगा, तो एक्चुअल वेट mg होता है, ये mg से डेफिनेटली कम होने वाला है, इस कारण यहाँ पर अपरेंट वेट जो पर्सन फील करने वाला है वो कम होगा एक्चुअल वेट से। फोर्थ केस है, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स देन, तो लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एट द टाइम क्या होगा, देखो आप नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए रहेगा, मतलब mg का वैल्यू बड़ा रहेगा और n का छोटा रहेगा, कम रहेगा। सो mg माइनस n इज इक्वल टू क्या आएगा, ma, ठीक है, तो n का वैल्यू मिलेगा हमें mg माइनस ma, तो यहाँ पर भी अपरेंट वेट कम होगा और एक्चुअल वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ स्पेशल केस है इसी कंडीशन के, फोर्थ केस के, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उस कंडीशन में अगर लिफ्ट फ्री फॉल करता है, मतलब फ्री फॉल मतलब भी क्या होता है, ए का वैल्यू जी होना, ए मतलब एक्सेलरेशन उस लिफ्ट का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो, तो एट दैट टाइम जो mg माइनस एम फैक्टर है, अगर ए का वैल्यू जी बन जाए तो mg माइनस एम जी फाइनल आंसर आ जाएगा 0, तो उस पर्सन को अपना वेट कितना फील होगा वहाँ पर 0 न्यूटन। ओके, हेंस द मैन विल फील वेटलेस। ओके, तो वो मैन खुद को कैसा फील करेगा, वेटलेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर दैन जी, तो अगर ए जी से अगर एक्सेलरेशन ए कम हो तो ये वाला केस है जनरेट होगा, अपरेंट वेट कम होगा एक्चुअल वेट से। उसके बाद अगर दोनों का वैल्यू इक्वल हो तो वो पर्सन खुद को वेटलेस फील करेगा। अगर जी का वैल्यू बड़ा रहा, मतलब ए का वैल्यू अगर बड़ा रहा जी से, तो एट दैट टाइम ये सब्ट्रैक्शन तो निगेटिव बन जाएगा, इस कारण वो जो मैन रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है और उस छत को लगने वाला है लिफ्ट के, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर दैन स्मॉल जी, तो एट दैट टाइम ये वाला केस ऑकर होगा। ओके, या फिर ऐसा क्वेश्चन आपको बॉल का भी दिया जाता है कि एक बॉल लिफ्ट में है और वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर दैन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एट द टाइम उस बॉल का पोजीशन आपको पूछते हैं तो बताना कि वो बॉल स्टिक टू सीलिंग होगा। ओके, तो ये रहेगा केस वो। उसके बाद लास्ट वाला केस है, अब द लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड्स देन, अब लिफ्ट रिटार्ड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एट द टाइम mg बड़ा है n छोटा है और एक्सेलरेशन को माइनस ए से करें डिनोट, तो mg माइनस एन इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट माइनस ए आएगा। ओके, और mg माइनस एन इज इक्वल टू आएगा माइनस ma, तो फाइनली आंसर मिलेगा n इज इक्वल टू mg प्लस ma, दैट इज अपरेंट वेट इज ग्रेटर दैन एक्चुअल वेट, सो दिस इज द कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर सभी लिफ्ट के कंडीशन खत्म हो जाते हैं, 5 एक्चुअल केस है और उसमें ये 2 स्पेशल केसेस है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के, याद रखिएगा। ये वाला जो केस है फ्रीली फॉलिंग का, ये कब ऑकर होता है, आपको कभी कभी बताया जाता है कि लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और सडनली उसके केबल्स टूट गए, तो एट दैट टाइम लिफ्ट जो एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ओके, तो एट दैट टाइम ये वाला केस ऑकर होगा और वो जो भी पर्सन उस लिफ्ट में बैठा होगा वो खुद को कैसा फील करेगा, वेटलेस। तो इसके बाद अब नेक्स्ट बीट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बीट है, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत ज़्यादा बार देखे होंगे रेफरेंस में या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस ऐसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसे कहा जाता है मोशन ऑफ बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट और कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है। तो दोनों केसेस को हम एक ही साथ लेने वाले हैं, बहुत सारे रेफरेंस में आपको इसके अलग अलग केस नज़र आते हैं, लेकिन कंसेप्ट एक ही होने के कारण मैं एक ही बीट में आपको सब बीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये पहला केस है, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक का मास, एक का m1 है दूसरे का m2 है, दोनों एक स्मूथ सरफेस पर प्लेस्ड है, ठीक है, और F फोर्स हम ऐड करें m1 के ऊपर, तो दोनों भी बॉक्स सेम एक्सेलरेशन से आगे जाने वाले ए से, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन ए अगर निकालना हो इस सिस्टम में तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो बताओ इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करने वाला फोर्स कौन सा है, एफ है, तो इस कारण नेट फोर्स एफ हुआ और टोटल मास m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन ए आएगा एफ बाई m1 प्लस m2। ओके, लाइक दैट इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होता है, मतलब ब्लॉक m1 m2 पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है और m2 भी m1 पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो ये n का वैल्यू अगर निकालना हो, इसे कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन दोनों भी कह सकते हैं हम, दोनों बॉक्स के बीच का, तो उसे निकालने का फॉर्मूला देखो आप कैसा है। फोर्स कहाँ पर लगा है बताओ मुझे, m1 पर, तो इस m का यहाँ पर आते आते वैल्यू कुछ कम हो जाता है। ओके, और वो वैल्यू मतलब भी n है, तो ये n के पीछे जितना मास है उतना देखो आप कितना है m2, तो उस m2 को a से मल्टीप्लाई कर दिए
तो आपको ये n का वैल्यू मिल जाता है, हमेशा याद रखिएगा इसे। ओके, तो n इज इक्वल टू आएगा m2a और a का वैल्यू पुट कर देंगे हम f बाय m1 प्लस m2, तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें m2 इंटू एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये फर्स्ट केस होगा। अब इसका सेकंड केस है। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या फ़र्क है देखो आप, इसमें सिर्फ हम एक ही चेंज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम फोर्स m1 की जगह m2 पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन एक a निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा f बाई m1 प्लस m2, लेकिन n निकालने का फॉर्मूला अब चेंज होगा। और वो क्या आएगा आप देखो, फोर्स यहाँ से लगा है m2 पर लग रहा है, ओके, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है। तो नॉर्मल रिएक्शन के पीछे कौन सा मास है, m1 है। तो जैसे पिछली बार m2a हमारा आंसर आया था n का, अब इस बार क्या आएगा m1a, तो फाइनल आंसर मिलेगा m1f डिवाइड बाय m1 प्लस m2, लाइक दैट। अब ये ऊपर वाले केस और ये वाले केस में एक ही फ़र्क है। अब ऊपर वाले केस में दोनों ब्लॉक्स हम कनेक्ट कर रहे थे, तो उस वजह से उसे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ कहा जाता है। अब ये कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ भी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। दोनों के बीच में स्ट्रिंग रहेगा एक, जिसके बीच में आपको टेंशन पूछते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर n की जगह t पुट कर देना, बाकी के वही कंसेप्ट है। इन दोनों का एक्सेलरेशन a भी उसी फॉर्मूले से निकाला जाता है f बाई m1 प्लस m2, और नॉर्मल रिएक्शन n की जगह सिर्फ यहाँ पर क्या रिप्लेस होगा, टेंशन t। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये जो स्ट्रिंग है ना, इसे इनएक्सटेंसिबल और मासलेस कहा जाता है, तभी ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज उसे निकालने के अलग फॉर्मूले से, वो हम बाद में देखते हैं। ओके, इसके बाद सेम सिचुएशन, अगर टेंशन यहाँ की जगह अगर हम m2 पर अप्लाई कर दें तो वहाँ पर भी टोटल टेंशन T क्या होगा, m1 इंटू ए, सो m1f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब थ्री बॉडीज़ अगर हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं, दो की जगह थ्री अगर करते हैं, तो टोटल एक्सेलरेशन एक कैसे आएगा, f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, और अब देखो नॉर्मल रिएक्शन n1 निकालना है, तो n1 के पीछे देखो कितना मास है, m2 प्लस m3 है, इस कारण n1 निकालने का फॉर्मूला m2 प्लस m3 इंटू ए। तो ए का वैल्यू f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 जो पुट कर दिया, लाइक दैट। मुझे अगर n2 निकालना हो तो n2 को निकालते समय उसके पीछे कितना मास है, m3 है, तो इस कारण वो आएगा m3f। ओके, और m3a, और a का वैल्यू होगा f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। अब इस केस में हम क्या करने वाले, सिर्फ फोर्स m1 की जगह m3 पर अप्लाई करने वाले। तो इन दिस कंडीशन a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अगर मुझे n1 का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम, उसके पीछे मास देखना पड़ेगा कितना है, m1 प्लस m2, तो इस कारण आएगा इसका आंसर m1 प्लस m2 इंटू एफ बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, अब n2 का वैल्यू अगर निकालना हो तो उसके पीछे मास कितना है, m1 है, तो m1a इसका आंसर होगा, a का वैल्यू f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सिर्फ आपको एक केस अगर समझ में आ जाए तो बाकी के केस आप इजीली निकाल सकते हो विदाउट एनी डेरिवेशन, विदाउट एनी सॉल्विंग। ओके, तो ऐसे अगर फॉर्मूला आप याद रखोगे और बनाने का अगर ट्रिक आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ बहुत सारा वक्त आपका बचेगा। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो विद इन हाफ मिनट आप इसका आंसर दे सकते हो श्योर शॉट, अगर ये लेक्चर आप अच्छे से देखोगे तो। ओके, अब वैसे ही केस है, सिर्फ आप यहाँ पर कनेक्टेड ब्लॉक्स की जगह हम स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही आएगा, सिर्फ n1 n2 की जगह t1 t2 आएगा, रिमेनिंग केस आर सेम। यहाँ पर भी फिर से हम फोर्स इस वे से अप्लाई करते हैं, टेंशन अगर इस वे से अप्लाई किया तो फिर t1 t2 निकालने का फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। तो जैसे पिछले बार का कंडीशन है वही कंडीशन है, सिर्फ दोनों के बीच में हम स्ट्रिंग को कनेक्ट करें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बॉडीज़ हैंगिंग वर्टिकली, ठीक है। बॉडीज़ अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तो उसके बीच का एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना कैसे, ये मैंने आपको बताया। अब बॉडीज़ हैंगिंग वर्टिकली, बॉडीज़ वर्टिकली हैंग कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एट दैट टाइम कैसे इसके ऊपर हमें सोल्यूशन निकालना है वो देखते हैं हम। यह पहला केस है जिसमें तीनों बॉक्स हैंग कर रहे हैं और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना इनका वेट है उसको बैलेंस करने वाला टेंशन ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, इस कारण ये सिस्टम स्टेशनरी है। तो एट दैट टाइम अगर हमें T1 T2 T3 निकालना हो तो देखो अब ये T1 जो टेंशन है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, m1 के मास की वजह से, इस कारण T1 का वैल्यू मिलेगा हमें m1g। लाइक दैट T2 का निकलते समय m2 का भी मास एक्ट होगा उसके ऊपर और m1 का भी होगा, इस कारण उसका टेंशन T2 क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके, लाइक दैट T3 का निकलते वक्त तीनों का मास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है और वो कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, ठीक है। अब इसका सेकंड केस देखते हैं हम, ये पूरा सिस्टम किसी फोर्स के साथ ऊपर जा रहा है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें टेंशन T1 T2 T3 निकालना होता है हमें। तो देखो अब T1 टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में, m1g नीचे के डायरेक्शन में होगा और ये सिस्टम पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है,
मतलब T1 का वैल्यू बड़ा है और M1G का वैल्यू छोटा है, तो इस कारण T1 माइनस M1G इज इक्वल टू क्या आएगा M1A। तो उसे सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर मिलता है हमें T1 इज इक्वल टू M1 इन ब्रैकेट G प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया पहले ब्लॉक के लिए। अब T2 का निकलते समय दोनों मास ऐड होने वाले और फाइनल आंसर आएगा M2 प्लस M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट G प्लस ए, लाइक दैट। T3 का निकलते समय तीनों का मास ऐड होने वाला है, इसका M1 प्लस M2 प्लस M3 इन ब्रैकेट G प्लस ए। तो अगर सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ओके, तो एट दैट टाइम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उस सिस्टम का G प्लस ए होगा। ठीक है, अब वैसे अगर ये सिस्टम ऊपर की जगह अगर नीचे जाता है, ठीक है, तो एट दैट टाइम अगर कैसे कैलकुलेशन करना है हमें T1 T2 T3 का, तो उसे समझने के लिए सिर्फ एक ही चेंज आएगा इस कंडीशन से, यहाँ पर G प्लस ए था, यहाँ पर G माइनस ए आएगा। ठीक है, तो M1 इन ब्रैकेट G माइनस ए, M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट G माइनस ए, और T3 निकालने का M1 प्लस M2 प्लस M3 इन ब्रैकेट G माइनस ए। तो ये सब फॉर्मूले से याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला आपको आ सकता है कौन से भी सिचुएशन में। अब इसके बाद नेक्स्ट है रॉड के बीच का टेंशन हमें निकालना है। जैसे आपको बताया जाता है कि L लेंथ का एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और उसके यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक है, तो उसके एट अ डिस्टेंस x पर हमें टेंशन निकालना होता है कि इस रॉड के अंदर टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो टोटल मास M है रॉड का, टोटल लेंथ L है और स्मॉल m मास रहेगा इस x पोर्शन का। ये x लेंथ रहने वाला जो पोर्शन है इस पूरे रॉड का, उसका मास स्मॉल m रहेगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसका FBD निकालते हैं। तो ये जो बॉक्स है इसे मैंने यहाँ पर लिया है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन है, ऊपर एक्सेलरेशन A है और इसका लेंथ x है। तो इसका अगर मास एक्शन लॉ हम अप्लाई करते हैं तो F माइनस टी इज इक्वल टू ए में होगा। ओके, तो टी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, F माइनस एम ए। ठीक है, ये m इंटू, अब ए का वैल्यू कैसे निकालने वाले हम, ए मतलब एक्सेलरेशन रहेगा इस पूरे सिस्टम का, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स F रहेगा और टोटल मास m, तो इस वजह से ए का वैल्यू F बाय एम पुट कर दिया है। ठीक है, कैपिटल M। अब देखो ये स्मॉल m बाय कैपिटल M है, तो अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अब मास ऑफ यूनिट लेंथ, एक छोटे से यूनिट सेक्शन का लेंथ कितना होगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो इससे हमें एक यूनिट सेक्शन का मास मिल जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर हमें एक्स सेक्शन का मास चाहिए तो वो कितना होगा, कैपिटल M बाय एल इंटू एक्स होगा। तो क्या हम स्मॉल m को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल M बाय एल इंटू एक्स से, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं अब। ठीक है, तो स्मॉल m का वैल्यू पुट कर दिया, कैपिटल M बाय एल इंटू एक्स इंटू एफ बाय एम, तो m गेट कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आएगा x बाय एल इंटू एफ। तो एफ को कॉमन आउट किया तो फाइनल आंसर मिलेगा 1 माइनस एक्स बाय एल। तो आप इस फॉर्मूले से कहीं पर भी ये x का वैल्यू कितना भी क्यों ना दिया जाए, जहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस एंड से, तो एट दैट टाइम आपको उस जगह पर टेंशन मिल सकता है इस फॉर्मूले से। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टेंशन इन रॉड कहा जाता है इसे। तो नेक्स्ट बिट इस टॉपिक का पुल्ली सिस्टम। तो इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलेज हम देखते हैं। केस वन इसका, इसमें देखो अब पुल्ली सिस्टम हम एक फिक्स सपोर्ट को टाई कर रहे हैं। ओके, तो इस पुल्ली सिस्टम के दोनों आर्म्स में दो मासेस है M1 एंड M2, इसमें से M1 का मास ज़्यादा रहेगा और M2 का कम है। तो ये M1 का मास ज़्यादा होने के कारण उसका वेट उसे नीचे खींचेगा और ये जितने वेट से नीचे, जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाने वाला है उतने एक्सेलरेशन से M2 ब्लॉक ऊपर जाने वाला है। तो M1 के मोशन को M2 का अपवर्ड मोशन अपोज करने वाला है, इस कारण इन दोनों के वेट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। M1 का मास ज़्यादा, इस कारण रिजल्टेंट वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इस कारण M1 का एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में रहेगा तो M2 का ऊपर के डायरेक्शन में, और दोनों आर्म्स में टेंशन इक्वल रहेगा T। ये पुल्ली सिस्टम का स्पेशलिटी होता है कि इसके दोनों आर्म्स में जो टेंशन रहता है वो हमेशा सेम रहता है, और इन दोनों आर्म्स का जो टेंशन है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमें ये टेंशन T डैश मिल जाता है। तो इस सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन A निकालना है तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास आएगा, नेट फोर्स आएगा M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइड बाई M1 प्लस M2, लाइक दैट। टेंशन T होगा इस आर्म्स ऑफ पुल्ली सिस्टम का और वो रहेगा 2M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, लाइक दैट। T डैश टेंशन अगर निकालना है हमें यहाँ का, इस स्ट्रिंग को पुल्ली सिस्टम के साथ टाई करने वाले स्ट्रिंग का टेंशन, तो T डैश 2 टाइम्स ऑफ T रहता है और वो आएगा 4M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, लाइक दैट। केस 2 की ओर जाते हैं हम। इस कंडीशन में देखो आप एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास M1 है
और पुली सिस्टम ऐसे कुछ अटैच किया है उसके साथ, और दूसरा ब्लॉक पुली सिस्टम के दूसरे आर्म से हैंग कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में। तो ये मास नीचे जाने की कोशिश करेगा और कुछ एक्सेलरेशन ए को जनरेट करने वाला है, तो उतना एक्सेलरेशन ए इसका होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो इसका वेट होने वाला है m2g, वही नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स रहेगा इस सिस्टम में। ये बॉक्स तो स्मूथ सरफेस पर है, इस कारण इसके और सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इस कारण ये बॉक्स जितने फोर्स से ये इसे नीचे खींचेगा, ये नीचे जाएगा, उतने फोर्स से ये आगे जाने वाला है, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन ए क्या रहेगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन सा है, m2g, और टोटल मास m1 प्लस m2, तो ये भी मास हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक ही रस्सी के साथ अटैच है, इस वजह से। तो ए का वैल्यू मिल गया हमें, टी का वैल्यू मिलेगा m1a, ठीक है। और उसे निकालने का और एक फॉर्मूला है। अब अगर हम ए का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, तो हमें टी का वैल्यू मिलेगा m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, तो ये टेंशन देखो आप इस डायरेक्शन में और ये टेंशन इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट टेंशन टी इस डायरेक्शन में होगा। अगर वेक्टर फॉर्म से हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t² इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा इन दोनों के बीच 90 डिग्री, इस कारण इसका आंसर आएगा अंडर रूट प्लस टी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू टी²। तो इसका फाइनल आंसर होगा √2t, ठीक है। तो ये रहेगा रिजल्टेंट टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पिछली बार की तरह, यहाँ पर आप 3 मासेस है m1, m और m2, तो उसमें से m1 का मास ज़्यादा है और m2 का छोटा है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। तो m1 मास की वजह से ये नीचे जाएगा, फिर ये बॉक्स उधर जाने वाला है उसी फोर्स की वजह से, और ये बॉक्स m2 ऊपर जाएगा। तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा a, तो a निकालने का फॉर्मूला होगा, अब देखो इसे नीचे लेके जाने वाला फोर्स m1g है और उसे अपोज करने वाला फोर्स m2g है, तो m1g माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m, ऐसा होगा एक्सेलरेशन a का वैल्यू। और तीनों के ऊपर आप FBD डायग्राम का मास सेक्शन लॉ लगा सकते हो, तो आपको टेंशन T1 T2 ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर FBD क्या आएगा, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, सो m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, लाइक दैट। ये ऊपर जा रहा है मतलब T2 बड़ा है, तो T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक है। तो ये रहेगा, और यहाँ पर रहेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन में से ए का वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू पुट करते जाओ, आपको T1 T2 सबके वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अब ये केस नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। 2 इंक्लाइन सरफेसेस है, इसका इंक्लिनेशन बीटा, इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, ओके, और 2 मासेस है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये ब्लॉक का मास ज़्यादा है, ठीक है, इस कारण इसका जो वेट होगा m1g, ठीक है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, और उसे इस ओर लेके जाने वाला जो फोर्स है वो m1g साइन अल्फा रहेगा। इस m1g को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने वाले, m1g साइन अल्फा एंड m1g कॉस अल्फा, ठीक है। तो m1g साइन अल्फा इसे नीचे खींचने वाला है, और यही एक्सेलरेटिंग फोर्स रहेगा इस केस का, ओके। और ये बॉक्स, अगर ये बॉक्स नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली ये बॉक्स ऊपर जाएगा, ओके। और इसका भी वेट रहेगा m2g, जिसका ये वाला कंपोनेंट रहेगा m1g कॉस बीटा, और ये रहेगा m2g साइन बीटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर m2g कॉस बीटा होगा और यहाँ पर m2g साइन बीटा। तो m1g साइन अल्फा नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो उसे अपोज करने वाला ये कंपोनेंट रहेगा m2g साइन बीटा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए क्या आएगा, m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और फाइनली इसका मास का आंसर आएगा m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू जी, ठीक है। और अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम में देखो आप एक इंक्लाइंट प्लेन है और दूसरा मास हैंग कर रहा है, ओके। तो इस कंडीशन में अगर देखते हैं हम, तो m2g नीचे आएगा, m2g साइन थीटा यहाँ पर रहेगा, जो उसे इस ओर खींचने वाला है, ओके। और इसका मास ज़्यादा होने के कारण और ये वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में हैंग होने के कारण ये नीचे जाएगा, तो ये उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या रहेगा, m1g माइनस m2g साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो ये रहेगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और टेंशन का आएगा t इज इक्वल टू m1 m2 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो बस इतने फार्मूलेज आपने अगर देखे तो इसके ऊपर हम डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम, जितने भी हमने कंसेप्ट अभी तक देखे उनके ऊपर। पहला न्यूमेरिकल है, अ 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग इफ द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस इज 1000 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो देखो आप,
रॉकेट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या रहेगा, mg उसका वेट, ओके, F इज इक्वल टू mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन क्रिएट करने वाला है, ये रॉकेट का जो जलने का जो रिएक्शन है उसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट होने वाला है, और उसे निकालने का फॉर्मूला होता है v रिलेटिव dm/dt। v रिलेटिव मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू एग्जॉस्ट गैसेस ये होता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू भी हमें दिया है, तो हमें यहाँ पर निकालना है मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड dm/dt, ये वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं हम, v रिलेटिव dm/dt इज इक्वल टू mg, तो dm/dt का वैल्यू मिलेगा mg/v रिलेटिव, और सभी वैल्यूज पुट कर दिए, m का 600, g का 9.8 और इसका 1000, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5.88 kg पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड टू थ्रस्ट विल बी। तो जी का वैल्यू दिया है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सभी गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं, मास का वैल्यू 5000 kg, उसके बाद उसका स्पीड दिया है वी रिलेटिव 800 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है, ये रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, इस कारण ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को अब मैच नहीं करने वाले, डेफिनेटली ये कंपोनेंट वी रिलेटिव dm/dt बड़ा रहेगा और mg छोटा रहेगा, इसी कारण रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, तो ये कंपोनेंट माइनस ये कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर FBD से इसका ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमें dm/dt को सॉर्ट आउट करना है जिसका वैल्यू हमें निकालना था, तो dm/dt इज इक्वल टू आ गया, ये mg उधर जाके प्लस हुआ, mg प्लस ma डिवाइड बाई वी रिलेटिव, ठीक है। तो m इन ब्रैकेट g प्लस a डिवाइड बाई वी रिलेटिव, m का वैल्यू 5000, a का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10 और 20 प्लस 10 मतलब 30 बन जाएगा, और नीचे 800, ठीक है, वी रिलेटिव का वैल्यू, तो फाइनल आंसर मिलेगा 187.5 kg पर सेकेंड, तो ये रहेगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 10 1 रुपीज़ कॉइन्स आर पुट ऑन द टॉप of each other on a table. Each coin has a mass m and the reaction of 6 coin counted from the bottom on the 7th coin is, ठीक है। तो रिएक्शन निकालना हमें 6 कॉइन का ऑन द 7th कॉइन, ठीक है। तो 6 कॉइन के ऊपर कितने कॉइन से बता मुझे, 7 8 9 10, 4 कॉइन से, ठीक है। तो वो चारों के चारों कॉइन्स का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है 6 कॉइन पर, ओके, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन सरफेस भी एक्ट करेगा उन कॉइन्स पर, तभी वो कॉइन स्टेशनरी रहने वाले। तो अगर 4 mg ये रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो कॉइन एक कॉइन mg रिएक्शन एक्ट करेगा, तो 4 कॉइन कितने करने वाले, 4 mg, तो इस कारण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4 mg, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 1 millimeter, द वाटर कम्स आउट एट द रेट ऑफ 10 centimeters cube per second, the reactionary force exerted on the hands of the gardener is, तो उस गार्डनर के हैंड पर कितना फोर्स एक्सर्ट होने वाला है वो हमें निकालना है। याद रखना एक स्पेशल क्वेश्चन ये, इसमें जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ ये आपको वैसे के वैसे याद रखना है, ओके। ये स्पेशल केस होता है ऐसे प्रॉब्लम के लिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या आने वाला है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वो कितना होगा, सॉरी वॉल्यूम अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वॉल्यूम अपॉन टाइम से हम निकालने वाले, तो वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड है, ठीक है। तो इसको अगर हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में करते हैं तो हमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, पता होना ज़रूरी है, 10⁻³ kg मीटर क्यूब, ओके। और एरिया उसका πr² रहेगा, उसका रेडियस डायमीटर 1 मिलीमीटर दिया है, तो रेडियस 0.5 मिलीमीटर आएगा, तो ये πr² से हमें एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स का ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं m × dv/dt। यहाँ पर मास कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं m × v/t, ठीक है। dv/dt मतलब उसको हम v/t से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं ρ × v × वेलोसिटी डिवाइड बाय t से। तो अब कैपिटल V मतलब वॉल्यूम है, और ये V का जो लाइन टेढ़ा किया है मैंने, ये वाले V को हम वेलोसिटी कंसिडर करने वाले, ठीक है। तो ρv/t ये टर्म को मैंने अलग से लिख दिया। अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। तो ये कंसेप्ट है जो इस प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट है, की कंसेप्ट है। तो ये ऐसे कैसे याद रखना, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी को हमें रिप्लेस करना होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम से, ठीक है। तो
ये मतलब भी वेलोसिटी होता है हमारा वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। और वॉल्यूम v बाई टी होल स्क्वायर इंटू रो बाय ए, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमें इस केस में फोर्स निकालने का। तो ये फोर्स निकालने का अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय टाइम होल स्क्वायर डिवाइड बाय डेंसिटी, सॉरी इनटू डेंसिटी बाय एरिया, ठीक है। तो सभी वैल्यूज पुट कर दिए, तो फाइनल आंसर मिल के जाएगा हमें 0.127 न्यूटन। तो ये प्रॉब्लम ऐसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पुलिस एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, फॉर द सिस्टम टू रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो दो यहाँ पर पुलिस है जो कुछ मास को हैंग कर रहे एम और एम को, ओके। और कुछ थीटा डिग्री इंक्लिनेशन से टेंशन है और उसके सेंटर में हम रूट टू एम मास को अटैच करें। तो ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये एम का ये थीटा का वैल्यू कितना चाहिए वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, तो दोनों को थीटा से रिलेटेड जो कॉम्पोनेंट रहेगा वो आएगा टी कॉस थीटा। तो इसका भी टी कॉस थीटा और इसका भी टी कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, दोनों का मिलाकर एडिशन बन जाएगा 2t कॉस थीटा। तो ये 2t कॉस थीटा बैलेंस करने वाला इसके वेट को रूट टू एम जी को, ठीक है। तो इस कारण 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू एम जी होगा, ओके। और यहाँ पर टेंशन का वैल्यू अगर हम किसी एक चीज़ पर या बी डी ड्रॉ करके अगर मास एक्शन लॉ अप्लाई करते हैं तो फाइनली हमें मिलेगा एम जी। तो टी का वैल्यू एम जी रिप्लेस करना है, एम गेट कैंसल, ओके, एम जी गेट कैंसल। फाइनली हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू बाई टू, दैट इज 1/√2। तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा हमें 45 डिग्री। तो ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमें थीटा का वैल्यू 45 डिग्री चाहिए। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है थ्री इक्वल वेट्स ए बी सी ऑफ मास 2 kg ईच आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग passing over a fixed frictionless pulley as shown in the figure. The tension in the string connecting weights B to C is, तो B to C के बीच में जो स्ट्रिंग है उसके बीच का टेंशन हमें निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली यहाँ पर दो मासेस से इस कारण ये दोनों नीचे जाने वाले कुछ एक्सेलरेशन से, और उतने एक्सेलरेशन से ए ऊपर जाएगा। यहाँ पर टेंशन टी हुआ, यहाँ पर भी टी, लेकिन यहाँ पर टी नहीं होगा, इस टेंशन को हम T1 से डिनोट करने वाले, ठीक है। तो एफ बी डी हम अप्लाई करते हैं सी के ऊपर, तो वो क्या होगा, उसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए। तो T1 का वैल्यू मिलेगा हमें एम जी माइनस एम ए, ठीक है। तो m का वैल्यू 2 दिया था, तो 2 इन ब्रैकेट g माइनस ए आएगा, g का वैल्यू 10, ठीक है। और a का वैल्यू हमें निकालना है अब, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो a कैसे निकालेंगे हम, देखो अब ये इसका वेट, इसका मास और इसका मास, वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, m2 प्लस m3, ओके, माइनस m1 इंटू जी। तो ये रहेगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू जी, और टोटल मास आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सभी की वैल्यूज पुट कर दिए, तो एक्सेलरेशन एक का वैल्यू मिला 10/3, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 10 माइनस 10/3 आंसर आ गया 13.3 न्यूटन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। सो m1 का, m2 का और m3 का मास दिया है, टेंशन T3 भी दिया आपको, और T2 का वैल्यू पूछा है। तो T2 के पीछे देखो मास कितना है, m1 प्लस m2, तो T2 का वैल्यू क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, टोटल टेंशन या टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल टेंशन 36 है, 36/1 प्लस 8 प्लस 27, तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन T2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का वैल्यू है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक A एज शोन इन फिगर, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक A एंड B एंड बिटवीन द ब्लॉक B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो ए बी और बी सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, उसके पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन टोटल फोर्स एफ है डिवाइड बाय टोटल मास, 4 + 2 + 1 मतलब 7m आएगा। तो ये रहेगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है ए बी और बी सी के बीच में, तो ए बी के बीच में निकालेंगे हम। तो एट द टाइम 2m + 4m मतलब 6m मास रहेगा, तो 6m इंटू ए रहेगा, ठीक है। तो 6m इंटू ए ये रहेगा एफ ए बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। तो 6m इंटू ए का वैल्यू F/7m, तो mm गेट कैंसिल, फाइनल आंसर मिला हमें 6F/7, ओके, लाइक दैट। बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो वो क्या आएगा 4m इंटू ए, ओके। तो 4ma ये रहेगा बी सी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ए का वैल्यू 4F/7m, mm गेट कैंसिल, फाइनल आंसर मिलेगा 4F/7n, ठीक। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द डायग्राम शोन इन फिगर बोथ द पुलीज एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज। तो ये सिस्टम ऊपर जा रहा है 100 न्यूटन फोर्स से, देखो आप, तो दोनों आर्म्स में आधा आधा फोर्स चला जाएगा, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। तो अब इस पुली सिस्टम के ऊपर अगर 50 न्यूटन एक्ट हो रहा है तो यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर 25 होगा, आ रहा है समझ में। तो हमें 2 kg के ऊपर एक्सेलरेशन पूछा है, तो 2 kg के स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, 25 न्यूटन। ओके, तो एफबीडी अगर हम निकालते हैं 2 kg का तो ऊपर 25 न्यूटन होगा, ऊपर जा रहा है इस कारण एक्सेलरेशन ए होगा और नीचे उसका वेट mg एक्ट होगा। तो 25 माइनस mg, m का वैल्यू उसका 2 है और g का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, m इंटू ए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू मिल जाएगा हमें 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर के, ठीक है। क्योंकि जैसे हम इस फोर्स को ऊपर से खींचने वाले हैं तो एट द टाइम ये सिस्टम पूरा नीचे जाएगा, लेकिन ये नीचे जाएगा, लेकिन 2 kg ऊपर जाएगा और 3 kg नीचे जाने वाला है। इस कारण रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उसका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। अ 12 kg मंकी क्लाइम्स अ light rope as shown in the figure. A rope passes over a pulley and is attached to a 16 kg bunch of bananas. Mass and friction in the pulleys are negligible, so that the effect of pulleys is only to reverse the direction of force of the rope. What is the minimum acceleration can the monkey have without lifting the bananas? ठीक है, तो बनानास को लिफ्ट किए बिना इस मंकी का एक्सेलरेशन कितना रहेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो अब फॉर द मंकी अगर हम देखते हैं तो मंकी का मास m1g 120 न्यूटन होगा, उसका मास 12 kg दिया है, तो 12 इंटू 10 120 होगा, ठीक है। तो वो नीचे के डायरेक्शन में और टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग का है, ठीक है। तो t माइनस 120 इज इक्वल टू आएगा 12a, इस इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब बनानास के लिए अगर हम देखते हैं तो बनाना का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, जो रहेगा 160, अपर डायरेक्शन में टेंशन रहेगा, ओके। और बनाना लिफ्ट नहीं हुआ है, मतलब बनाना का मास ज़्यादा है और टेंशन कम है, तो 160 माइनस टी इज इक्वल टू एन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट का जो सब्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा बनानास का इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब वो बनाना लिफ्ट ही नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उस समय हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। इस कारण एन का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू 0 पुट किया तो टी का वैल्यू 160 न्यूटन मिल गया हमें। अब ये वैल्यू हम अबव इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ए का वैल्यू मिल जाएगा हमें 160 माइनस 120 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 12a, तो ए का वैल्यू मिलेगा हमें 40/12। ये 160 है तो 160 में से 120 चला गया, 40 बचा, तो 40/12 आंसर आ गया 3.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी विदाउट लिफ्टिंग द बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। थैंक यू।